हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चे, साइंस के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। अभी फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया आपसे। एंड ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस को बताया। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन टॉपिक, राइट। देखिए, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एनडी का जो पेपर होता है वो न्यूमेरिकल लेस होता है, बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। और क्वेश्चंस का रेशियो मैक्स टू मैक्स 5 होता है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना न्यूमेरिकल वाले, जिनको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, एक्चुअली न्यूमेरिकल की तरह ना होकर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। और एक मिनट बेटा, अ, एक सेकेंड। चलिए लेट्स स्टार्ट, अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, टॉपिक जो है वो है मोशन फॉर एनडीए क्लास। हाँ, फॉर एनडीए क्वेश्चन ये आता है कि भाई मोशन टॉपिक की कितनी डिटेल में जाना है, कितनी डेप्थ में जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मोशन टॉपिक में बेसिकली लीनियर मोशन से ही क्वेश्चन आता है, यानी मोशन इन अ वन डायमेंशनल। लेकिन दो टॉपिक ऐसे हैं जो टू डायमेंशनल्स के हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। एक है सर्कुलर मोशन और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक है आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वैसे तो बेसिक्स की बात करें तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन की वेटेज होती है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जर्नली इस टॉपिक में से दो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अगर थ्री क्वेश्चंस आ गए, वो न्यूमरिक वाले क्वेश्चंस आ गए, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो और टॉपिक यानी कि जो ग्रेविटेशन टॉपिक था या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का न्यूमरिक टाइप टॉपिक था, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मैनेज करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये तीन इक्वेशंस हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये स्क्वायर्स है बेटा, ठीक है, ये स्क्वायर्स है। दिस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर प्लस 2as। एक इक्वेशन और होती है ना, nth टर्म वाली इक्वेशन, उस इक्वेशन को बोलते हैं u प्लस हाफ ए 2n-1, राइट बेटा। इसमें क्या है, हाफ ए 2n-1, ए क्या है, एन क्या है, क्या है ए, वी और यू। थोड़ा सा बताती हूँ। मान लो मेरी एक बॉल है मेरे पास और मैंने उसको नीचे से ऊपर थ्रो करा, नीचे से ऊपर थ्रो करा। तो पहले तो वो रुकी हुई थी ना, जब मेरे हाथ में थी तो रुकी हुई थी, उस पर कोई फोर्स प्रेशर नहीं था, वेलोसिटी नहीं थी, कोई स्पीड नहीं थी। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, है ना। फिर मैंने क्या करा, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो अब मैं इनिशियल वेलोसिटी को जीरो थोड़ा ना कंसीडर करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि एक वेलोसिटी आने के बाद वो वापस से यहाँ पर रुकेगी। इसलिए जो मैंने वेलोसिटी दी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और ये 100% है, अगर आपके अर्थ में ग्रेविटेशन है तो वो बॉडी कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी जरूर। इज दैट क्लियर। तो व्हाट वी कैन से कि इस पॉइंट पर v जीरो हो जाएगा। इसलिए जो आपने वेलोसिटी दी वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, वो आपकी जीरो हो गई। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर v और u समझ गए। a बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको समटाइम वी विल यूज इन द फॉर्म ऑफ g, राइट। ये इक्वेशन एंड ये nth इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई s और sn में डिफरेंसेस क्या है। देखो, मान लो ये बॉडी कोई मोशन कर रही है a से b तक में, ठीक है बेटा। मान लो a से b तक में ये 3 सेकंड में जर्नी कर रही है। और अगर मैंने आपसे पूछा बताओ सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती है। मैं ये पूछ रही हूँ बताओ ओनली सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो मतलब मैं सिर्फ इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूं तो वी विल यूज दिस इक्वेशन, कौन सी वाली, nth वाली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बॉडी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो दैट्स मीन हुआ कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये 2 सेकंड तक की बात कर रहे हैं कि जहां से जर्नी शुरू करी और 2 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बेटा यहां से यहां तक की ये बात हो गई। आ गई बात समझ में। तो बेसिक्स तो क्या था, हमने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर लिए। फिर सेकंड होता है साइन।
क्या साइन में भी चेंजेस होता है? वी सेड यस होता है। अगर आपकी बॉडी ग्रेविटेशन के अपोजिट मोशन कर रही है, अब ग्रेविटेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है, इन दैट केस ये वाला जो साइन है यानी जी के सामने वाला जो साइन है वो हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चे, क्या और किसी केस में भी माइनस होगा? यस होगा। जब आपकी बॉडी क्या कर रही हो, रिटार्डेशन शो कर रही हो, डी एक्सिलरेशन शो कर रही हो, जैसे आपने बाइक थी, कार थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया, यू नो उसकी ब्रेक लगा है तो एक टाइम के बाद आपकी कार रुकेगी, आपकी बाइक रुकेगी, तो दैट केस यू सेड कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहली चीज तो हमने इनके बारे में जान लिया, सेकंड हमने कंडीशंस देख ली। अब हम ये बोल रहे हैं यानी ब्रेक वाली बात जो हमने बोली कि हमारी कार चल रही थी और चलते चलते ब्रेक लगा, तो दैट केस वी सेड वी जीरो। भाई ये दोनों केस में तो वी ही जीरो है, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें यू जीरो होता हो? सोचो, क्या कोई ऐसा केस है जब यू जीरो होता है? तो वी सेड हाँ ना, एक ऐसा केस है जिसमें यू जीरो होता है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होगी। ठीक है बेटा, जब भी कोई बॉडी क्या होगी, फ्री फॉल होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब मेरे हाथ में बॉडी थी, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, वी जस्ट लेफ्ट, तो ग्रेविटेशन ने उसे पुल किया, तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में u हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इन इक्वेशन बेस पर अगर हम क्वेश्चंस बात करें तो यार 12th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े। कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है, पैटर्न है, वो एक फिक्स है, उससे अलग यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते। जर्नली इन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, आप बिल्डिंग में खड़े हुए हो, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अगर मैं पार्टिकल को ऊपर डालती हूँ तो पार्टिकल कितनी और हाइट तक जाता है, नीचे आने में वो कितना टाइम ले रहा है, बिल्डिंग पे खड़े हुए एक बॉल ऊपर से डाली, एक बॉल नीचे से डाली, कितने डिस्टेंस पे वो टकराएंगी, कितनी देर में टकराएंगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी टकराने के बाद, सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहला। सेकंड, यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इट्स क्वाइट इजी, मतलब इट्स नॉट लाइक ट्रिकी, मैं कराऊंगी आपको तभी आपको बताऊंगी, ऐसे बोलना तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे तब तक थोड़ा ही ना पता चलेगा। तो अभी तो आज की क्लास में सिर्फ मैं ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल की ही क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो होप ये वाले फॉर्मूला का आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। अरे वाह, एक क्वेश्चन भी आ गया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। सबसे पहली बात तो ये होती है कि न्यूटन्स के लॉ के बारे में हम क्या जानते हैं। बेटा देखिए होता क्या है, न्यूटन जी के लॉ देने से पहले, इनको भी हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं, लॉ ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने बात करी, न्यूटन जी से पहले ना गैलीलियो जी ने ये इक्वेशंस दी थी, लॉ दिए थे, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट क्या था, उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, न्यूटन जी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो आज भी हम लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। उसमें जो फर्स्ट वाला लॉ है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बोलता है जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है ना, तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उससे पावरफुल फोर्स आके उसे रोकेगा नहीं। सेकंड, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तब तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स आकर उसको चलाएगा नहीं। सोचो इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, तो सबसे पहली चीज दोनों स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि जो आपका ये फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सबसे पहली चीज ये डिफाइन कर रहा है फोर्स को। बहुत सारी बार हमें पता क्या लगता है कि फोर्स इज डिफाइंड बाय द सेकंड लॉ, अरे नहीं भाई, स्टेटमेंट समझो, कोई बॉडी चल रही है तब तक चलती रहेगी जब तक कि फोर्स उस पर आकर नहीं लगेगा, रुकेगी तब तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उस पर आकर नहीं लगेगा। तो अगर आपसे बोला जाता है फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, तो आप बोलोगे भाई एक तो फोर्स डिफाइन करता है, एक और चीज डिफाइन कर रहा है, दैट इज जड़त्व, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, मतलब ढीठपन। भाई मैं तो चलता रहूंगा जब तक कोई फोर्स आके नहीं रुकेगा, मैं तो रुका रहूंगा जब तक कि पावरफुल फोर्स आकर मुझ पे नहीं लेगा। तो क्या डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया को, और क्या डिफाइन कर रहा है, फोर्स को। फोर्स के बारे में तो हम जानते हैं, क्या हम इनर्शिया के बारे में जानते हैं? तो बच्चे पहली चीज, इनर्शिया कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक इफेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मास के ऊपर, इसकी कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक 5 किलो की बॉल है, दो बॉल ले ली मैंने 5 किलो की,
ये बॉल रुकी हुई है, स्टॉप, रुकी हुई है, और ये मोशन में है, तो बच्चे इनर्शिया दोनों का सेम होगा, क्योंकि इनर्शिया इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। इनर्शिया डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मास पे, ना शेप पर, ना साइज पर, ना ही उसकी स्टेट पर, है ना। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है कि मोशन पर, है ना, सॉरी मास पर, मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यूनिटलेस है क्योंकि कोई क्वांटिटी ही नहीं है। फोर्स के बारे में आपने जान ही लिया, तो इसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया, पास्ट ईयर क्वेश्चन है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को और क्या बोलेंगे, तो वी कैन से दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। होप आपको ये बात समझ में आई हो कि फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके माइंड में चल रहा होगा, नहीं यार हमने तो F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ में पढ़ा था, और इसमें तो मैम गलत बता रही है, कह रही है कि भाई फोर्स इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ। ध्यान सुनना, फोर्स इज एक्सप्रेस बाय द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में ही तो बताया कि अगर आप अपने लीनियर मोमेंटम में चेंजेस करते हैं तो क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला आएगा। तो ये रिलेशन बताया है बेटा, रिलेशन स्टेब्लिश किया, एक्सप्रेस किया है फोर्स को, बट एक्चुअली डिफाइन तो फर्स्ट लॉ में ही हो गया। याद रहेगी ना, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीरियस एंट्री में भी आया था और एनडीए एंट्री में भी आया था, हालांकि लैंग्वेज दोनों में थोड़ी थोड़ी चेंज थी, बट होप अब आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये तो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन से पहले थोड़ा सा न्यूटन, ये जो आपका यहाँ पर बात करी थी, एक बार इसी के बारे में थोड़ी और बात कर लो, फिर सर्कुलर पे बात करेंगे। गाइस, अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात बोलते हैं, तो न्यूटन का हमारा सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कोई भी बॉडी मोमेंटम में है, उसके रेट में चेंजेस कर दो तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। यही होता है ना बेटा, यानी P अपॉन टी जो है वो F के इक्वल है। थोड़ा सा देखो इसको, ध्यान से समझो, मतलब रिएक्शन टाइम बढ़ा दो तो फोर्स कम हो जाएगा। मान लो भाई बॉल आ रही थी, है ना, और आपने करी कैच। आप हमेशा जब कैच करते हो तो हैंड पीछे करके कैच करते हो, आप यहाँ पर ऐसे भी तो कैच कर सकते हो। सोचो आपने क्यों नहीं करा ऐसे कैच, क्योंकि अगर आप यहाँ कैच करते हो तो आपके हैंड पर क्या होगा, फोर्स फील होगा, एफर्ट होगा, ज्यादा तेज चोट लगेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे करके करते हैं तो क्या होता है, जो फोर्स है वो थोड़ा कम लगता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन टाइम बढ़ा दिया। रिएक्शन टाइम बढ़ा तो क्या हुआ, टी इंक्रीज हुआ, तो फोर्स क्या हो गया, एफर्टेड फोर्स कम हो गया। यानी फोर्स को अगर बढ़ाना है तो रिएक्शन टाइम को कम करना पड़ेगा। सेकंड, जो हमारा थर्ड लॉ है, सेकंड नहीं थर्ड, थर्ड लॉ तो हम सब अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं, हर एक एक्शन के बाद एक रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक, अभी मैं इसी वाले एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन करती हूँ आपसे कि भाई क्या था, मैंने बॉल को कैच कर लिया यानी मेरा एक्शन डन हो गया, बट ऐसा नहीं था कि मैं कैच करके ऐसे ही रह गई, मुझे एक फोर्स लगा जिसने मुझे पीछे की तरफ पुल किया, यानी एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन बहुत टेंटेटिव, बहुत छोटे टाइम का था, इसलिए इसको बोल देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, शॉर्ट टाइम रिएक्शन। तो एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ, बट ये जो रिएक्शन हुआ ये बहुत छोटे टाइम का हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसमें दो क्वेश्चंस बन गए आपके, ये प्लेयर की कैचिंग वाले में हमने कहा हमने कैच अपना हैंड पीछे करके किया, तो दैट्स मीन हम रिएक्शन टाइम को बढ़ा रहे हैं, विच बिलोंग टू योर सेकंड लॉ। लेकिन सेकंड अगर मैं बोलूँ कैच करने के बाद मेरे पर एक फोर्स फील हो रहा है, तो वो हमारा थर्ड हो गया। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मेरे पास एक फ्लोर है, पक्का फ्लोर, ठीक है, मैंने उस पर बॉल मारी तो बॉल बाउंस बैक हुई, तो यू सेड यार रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हुआ है, यही हुआ ना, जितना तेज मारूंगी उतनी ज्यादा बाउंस बैक होगी। लेकिन अगर मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने फोर्स ऐसे बॉल फेंकी, लेकिन अब जो मेरा फ्लोर था, जो पक्का फ्लोर था, मैंने उस फ्लोर को पक्का नहीं रहने दिया, मैंने कच्चा फ्लोर कर लिया, मिट्टी वाला फ्लोर कर लिया, यू नो मिट्टी उखड़ी हुई है वो वाला कच्चा है, तो क्या बॉल बाउंस बैक करेगी, वी सेड नो। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इनर्शिया है भाई, आपने पावरफुल फोर्स नहीं दिया उसके इनर्शिया से, यानी वो बिलोंग कर गया आपके फर्स्ट लॉ से। समझ में आ रही है बेटा बात। तो इनर्शिया वाले बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आपके एप्लीकेशन रिलेटेड ही होंगे। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दैट इज इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम वाला देखो, मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है और मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा, ये मैंने ना 4 पॉइंट एक्सप्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट,
ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। ये पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ मैं, ठीक है, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कर रही हूँ। इस ग्राफ में सोचो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। बहुत आसान सा तरीका है। देखो अगर मेरे पास ये एक लूप है ना, एक ऐसी शेप है, और मैंने यहाँ पर एक बॉल को डाला, मैं उसको फोर्स से इधर लेकर आ रही हूँ, जैसे ही मैं फोर्स हटा रही हूँ बॉडी वापस यहीं आके गिर रही है, फिर मैं बॉल को इधर लेकर आ रही हूँ, फोर्स हटा रही हूँ, बॉडी फिर वापस जा रही है। मैं उसको वापस जाने का फोर्स तो नहीं दे रही ना, लेकिन बॉल वहीं जाकर रुक रही है बार बार। इसका मतलब ये जो फोर्स है या ये जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम टी इज आल्सो डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ। अब ये वाला जो ए पॉइंट है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सी वाला पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, ये भी आपका स्टेबल हो गया। बट अगर मैं ये इस तरह से लूप बनाऊं और अब मैं बॉल को यहाँ पर डाल दूं, और अगर मैं हल्का सा भी फोर्स लगाऊं, चाहे इधर से चाहे इधर से, अगर ये बॉडी एक बार यहाँ गिर गई तो ये तब तक वापस यहाँ पर नहीं आएगी जब तक कि मैं वापस से उसे फोर्स लगाकर यहाँ ना भेजूं, राइट। इसका मतलब ये वो पोजीशन है जहां पर बॉडी अपने आप नहीं आएगी, मुझे कोई फोर्स देना पड़ेगा। तो इन पोजीशंस को हम, इन पॉइंट्स को बोलते हैं अनस्टेबल पॉइंट। तो गाइस बी इज अ अनस्टेबल पॉइंट, डी नहीं बोला मैंने, है ना, क्यों नहीं बोला। देखो मान लो ये कोई बॉडी थी, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया और बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये वापस यहीं पर रुक गई, ऐसा नहीं वापस इधर आ जाएगी या कहीं और गिर जाएगी, ये जहां मैंने फोर्स बंद किया है वहीं रुक गई, फिर मैंने फोर्स लगाया आगे चली गई, यानी ये पूरी तरह से मेरे अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल वो है कि आपने अगर हटा दिया वो वापस से अपने आप बिना फोर्स के उसी पोजीशन पे आ जाएगी। अनस्टेबल से बोलते हैं कि एक बार हटा दिया वापस उसमें लाने के लिए आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। एंड न्यूट्रल, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, जहां आप फोर्स को बंद करेंगे बॉडी वहीं रुक जाएगी, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। तो होप आपको समझ में आया हो। कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमने अभी इक्वेशंस लिखी हैं और ये जो हमने न्यूटन के लॉ पढ़े, इनसे रिलेटेड कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल कंटिन्यू सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, और कल फिर मिलेंगे बेटा। थैंक यू, जय हिंद।